मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नहीं मैम, अभी ठीक है, अभी दिख रहा है? हाँ। ठीक है। ठीक है, देखो अब अगर अब जब देखिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला पूरा पार्ट था, पर जब आप डेवलपमेंट के लिए जाते हो तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि आप जो सेल्सफोर्स है वो क्या लैंग्वेज यूज़ करती है, कैसे ये प्लेटफॉर्म काम करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें 2 लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए। ठीक है, अब फ्रंट एंड के लिए आप कौन सी यूज़ करते हो? ये होती है विजुअल फोर्स होती है, मतलब पहले विजुअल फोर्स होती थी, अब तो नए फ्रेमवर्क आ गए हैं। ठीक है, नए फ्रेमवर्क कौन से हैं? 2 होते हैं, एक तो ऑरा कंपोनेंट और एक LWC प्रोग्रामिंग है। ठीक है, LWC लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? पहले वाला जो था उन्होंने क्यों हटाया ये? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि एपेक्स क्या लैंग्वेज होती है। एपेक्स आपका क्या होता है? स्ट्रांगली टाइप्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखो ये इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ना, सारी जावा से मैच्ड प्रॉपर्टीज़ हैं कि स्ट्रांगली टाइप्ड होती है, फिर उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये। ठीक है, फ्लो ओरिएंटेड नहीं होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। आपकी जो C++ ये वाली जो लैंग्वेजेस होती है, ये आपकी कौन सी होती है? फ्लो ओरिएंटेड होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दैट अलाउज डेवलपर्स टू एग्जीक्यूट फ्लो एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऑन द लाइटनिंग प्लेटफॉर्म सर्वर इन कंजंक्शन विद कॉल्स इन लाइटनिंग प्लेटफॉर्म API। ठीक है, तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? आपका एपेक्स में आपको सारी रीयूजेबिलिटी, जैसे हमारे पास जावा में ये सारा चीज़ें होती थी। आपका कौन कौन सी चीज़ें, जितना आपका लूपिंग, आप लूप्स लगाते हो उसमें, उसके बाद में आप ये कर लेते हो, यूज़ कर सकते हो, जो भी कोड है उसको रीयूज़ कर सकते हो बार बार। वो वाली सारी चीज़ें, जो भी जावा से रिलेटेड चीज़ें होती थी, वो आपकी एपेक्स की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एक और चीज़ आती है इसमें, ये वाली चीज़ पहले देख लो, डेलीवर टू एग्जीक्यूट फ्लो एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। देखो ये यहाँ पे लिखा है लाइटनिंग इन कंजंक्शन विद कॉल स्टेटमेंट यूजिंग सिंटेक्स दैट लुक्स लाइक जावा एंड एक्ट्स लाइक डेटाबेस स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, डेटाबेस और डेटाबेस स्ट्रक्चर तो आप जहाँ पर भी जाओगे आपको सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा। डेटाबेस होता क्या है? आपके डेटाबेस में जो भी आपका डेटा है स्टोर्ड है, जहाँ पे भी टेबल्स की फॉर्म में होता है, वो आपका डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो एपेक्स enables developers to add business logic to most system events इंक्लूडिंग बटन क्लिक्स, रिलेटेड रिकॉर्ड अपडेट, विजुअल फोर्स। जो हमने देखे थे, क्या देखे थे हमने? जो हमने बटन लिंक्स एंड एक्शंस देखे थे कि हम लिस्ट व्यू में जो बटन डालते हैं, देखो यहाँ पे जो लिस्ट व्यू था अकाउंट का, ठीक है, ये लिस्ट व्यू था। अब यहाँ पे जितने भी आप डालोगे बटन्स, लिंक्स और एक्शंस, यहाँ पे आप एपेक्स कोड आपका लिंक कर सकते हो। मैंने नया बटन बनाया और उसमें ना ऑप्शन आता है कि आपको लिंक देना है, कोई प्रोसेस, मतलब कोई प्रोसेस कॉल करवाना है या एपेक्स एक्शन देना है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको ऑलरेडी अवेलेबल होती है। जैसे आप किसी बटन पे क्लिक करते हो ना, जैसे मेल टू यूज़र मैंने किया, मैंने इसके पीछे लाइटनिंग वेब कंपोनेंट लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके मेल IDs ओपन हो जाएंगे, आप उस यूज़र को क्या कर सकते हो? मेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका एपेक्स। ये देखो, मेल सेंड सक्सेसफुली, मतलब ऑलरेडी visualforce.com, यहाँ पे पेज ऐड 60Gen18, ये मेरा डेवलपर विंडो का URL है, एंड देन visualforce.com। तो ये ऑलरेडी मेल जा चुका है, इसमें विजुअल फोर्स से मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है मेल करना। तो ये जो आप एपेक्स वाला चीज़ है, ये आप डाल सकते हो एक्शंस में भी, और विजुअल फोर्स पेज से। इसको विजुअल फोर्स पेज हमारा सिर्फ फ्रंट एंड के लिए होता है। ठीक
ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे ये वाला पॉपअप आया है तो ये जो लिखा हुआ है, जो पॉपअप है, ये मेरा ये जो है ये सिर्फ विजुअल फोर्स में लिखा हुआ है, विजुअल फोर्स की हेल्प से ये वाला पॉपअप दिखाया हुआ है। बाकी बैकएंड की चीज़ें वो क्या किससे होती है, आपकी एपिक्स से होती है। जो कोड या लॉजिक जो भी परफॉर्म हो रहा है वो आप एपिक्स कोड से करते हो, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा है एपिक्स कोड कैन बी इनिशिएटेड बाय वेब सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम ट्रिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब ट्रिगर्स इज़ द होल डिफरेंट थिंग। पहले ही देखो कि एपिक्स होता क्या है। आपका क्लास जो होता है वो क्या होती है, ठीक है। बेसिकली क्लास क्या होती है, हमारी टेम्पलेट होता है, ब्लूप्रिंट होता है, फ्रॉम विच एपिक्स ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट होते हैं। क्लास दूसरी क्लासेस हो सकती है, मेथड्स होती है जो हम यूज़र बनाता है, फिर वेरिएबल्स होते हैं, एक्सेप्शन टाइप्स होते हैं, स्टैटिक इनिशियलाइज जो कोड होता है हमारा, स्टैटिक कोड होता है वो होता है। स्टैटिक कोड हमारा वही कि जो हम यूज़ कर सकते हैं उसको पूरी क्लास में कहीं पे भी, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स के मतलब ये सभी पता होना चाहिए। हम सेटअप से क्या कर सकते हैं, एपेक्स क्लास सर्च करके और एपेक्स क्लास हम वहाँ पे, बट हमारा जो जनरली होता है, देखो आप एपेक्स क्लास एपेक्स कोड अगर आपको लिखना है तो आप कहाँ पे जाओगे, सेटअप में जाओगे और यहाँ पे एपेक्स सर्च करोगे, कस्टम कोड आपको मिल जाएगा वहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम कोड में जितने भी क्लासेस एपेक्स क्लास लिखी हुई है वो आप यहाँ से ओपन कर लोगे, ओके। पर यहाँ पे आप ओपन करके देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, कोड कैसे क्लासेस है, कैसा फ्लो है। जब भी आपको अपना कोडिंग करना है यहाँ पे आप सिर्फ ये क्लासेस देख सकते हो, एडिट भी कर सकते हो क्लास में, बट हमेशा एडवाइजेबल ये रहता है कि डेवलपर कंसोल में जाओ। ये सेल्सफोर्स का प्रोवाइडेड कंसोल है, डेवलपर कंसोल में जाओ और यहाँ पे आपकी वर्क स्पेस है, यहाँ पे अपना ओपन करो क्लास जो भी है। देखो यहाँ पे आप क्लास ओपन कर सकते हो, ट्रिगर्स ओपन कर सकते हो, जो लाइटनिंग पेज है वो ओपन कर सकते हो, पेज कंपोनेंट जो अपने कंपोनेंट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स जो लिखे हुए वो ओपन कर सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कैसे ओपन करोगे, राइट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी आपके ये होते हैं, फील्ड्स होते हैं, जितने भी आपके एंटिटीज़ है ऑब्जेक्ट की, वो सारे यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो मैं इसको ओपन करूँगी, सारे फील्ड्स दिखेंगे। स्टैटिक रिसोर्स और पैकेजेस, जो हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं वो वाले भी ओपन। तो मैंने देखो ये ऑब्जेक्ट ओपन किया, इसके सारे फील्ड्स आ गए, ठीक है। समझ में आ रहा है। जो जितने भी फील्ड्स उसके आप वहाँ पे देखते हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेरी कर सकते हो। क्वेरी हम देखेंगे क्वेरी क्या होती है, कैसे करते हैं क्वेरी। तो कंट्रोल सिलेक्ट किया, जितने आपको फील्ड सिलेक्ट करने हैं उन पे आप सब पे क्वेरी कर सकते हो। तो कितना इजी है, मतलब आपको कोई नाम टाइप नहीं करना, कुछ नहीं करना, सीधे फील्ड्स ओपन करो, एंड क्वेरी बटन पे क्लिक करो तो ये क्वेरी बन के आ जाएगी ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आया। हेलो, हाँ मैम। अब देखो ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर का नाम सुना है ना तुम लोगों ने, पहले हम लोगों ने कितनी बार देखा है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट के डिटेल में ट्रिगर आता है, ठीक है। तो ट्रिगर होता क्या है, ट्रिगर आपका कस्टम कोड ही होता है, पर नाम से क्या पता चलता है कि कोई प्रोसेस ट्रिगर कर रहा है, राइट। तो ट्रिगर क्या करता है, आप जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई प्रोसेस लिखोगे ना तो उसी टाइम में ट्रिगर फायर होता है, ओके। यहाँ पे लिखा है अ ट्रिगर इज एपिक्स कोड दैट एग्जीक्यूट्स बिफोर और आफ्टर स्पेसिफिक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML जो होती है आपकी मैनिपुलेशन। पहले मुझे एक चीज़ बताओ, आप लोगों को कितना कुछ बेसिक पता है क्या कि जावा या फिर कोड के बारे में, क्लासेस के बारे में थोड़ा भी बेसिक पता है, या फिर आप बिल्कुल नए लेवल पे हो, क्या आपको कुछ भी नहीं पता है? पता है मैम। थोड़ा बहुत पता है, राइट। यस। महेश आपको भी थोड़ा बहुत पता है ना? यस मैम। हाँ, क्योंकि मैं देखो बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, बट एकदम एक एक टर्म लेके नहीं बता रही हूँ कि जैसे वेरिएबल है तो वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, ये वाली चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज यू गाइज ऑलरेडी नो अ बिट ऑफ इट, बिट ऑफ लैंग्वेजेस, बिट ऑफ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो हाँ, हम लोग ट्रिगर देख रहे थे। तो ट्रिगर हमने देखे, हम जैसे ऑब्जेक्ट की सेटिंग में जाते थे हमेशा याद है एक नीचे एक सेक्शन होता था ट्रिगर का, वैलिडेशन रूल,
और ये जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती थी उसके पहले एक ट्रिगर वाला भी ऑप्शन होता था। तो ट्रिगर क्या होता है, आप हर ऑब्जेक्ट पे ना आप ट्रिगर लिख सकते हो। अगर आपको ट्रिगर लिखना है तो आपको एक ऑब्जेक्ट पे लिखना ही पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बनेगा तो आपका वो ट्रिगर फायर हो जाएगा, ट्रिगर प्रोसेस चलेगा। और ट्रिगर का मतलब ये होता है कि कहीं कोई प्रोसेस ट्रिगर कर रही है उसको चला रही है। तो ये एक एपेक्स कोड होता है जो क्या करता है, आपका जो DML होता है उससे बिफोर या फिर आफ्टर, मतलब जैसे ही आप जब कोई ऑफ कोर्स आप रिकॉर्ड बनाओगे तो डेटाबेस पे जब आप ट्रिगर लिख रहे हो तो आप उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड को रिट्रीव करोगे ना, कि ये रिकॉर्ड बन रहा है तो इस रिकॉर्ड से क्या चेंजेस हो रहे हैं, अपडेट हो रहा है तो क्या चेंज होना चाहिए, है ना। तो ये जब इवेंट ऑकर होगा सच एज बिफोर ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड आर इंसर्टेड इनटू डेटाबेस और आफ्टर, तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ट्रिगर के, वो हम देखते हैं। ट्रिगर स्टोर्ड एज अ मेटा डेटा इन सेल्सफोर्स, अ लिस्ट ऑफ ट्रिगर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड ऑन द एपेक्स ट्रिगर पेज इन सेटअप। ठीक है, तो ट्रिगर इज़ नथिंग बट जस्ट द एपेक्स कोड, एपेक्स कोड ही होता है। अब इसके थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है। आप स्टार्टिंग में जब आप ट्रिगर बनाओगे तो आपको पहले ऑब्जेक्ट पे बनाना है, ऑब्जेक्ट पे लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको इवेंट बताने पड़ेंगे, आफ्टर इंसर्ट है, बिफोर इंसर्ट है, आफ्टर अपडेट है, बिफोर अपडेट है। देखो आफ्टर और बिफोर का क्या कॉन्सेप्ट क्यों आता है, क्योंकि हम लोगों ने उस दिन देखा था कि हम लोगों के ऊपर एक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है सेल्सफोर्स में। ठीक है, आपका जब भी आपको कोई प्रोसेस चलती है तो सबसे पहले हमारे क्या चलते हैं, आपके सिस्टम वैलिडेशन चलते हैं कि सही फॉर्मेट में डेटा एंटर हुआ या नहीं होता है। सिस्टम वैलिडेशन के बाद में आपके लेट्स सपोज असाइनमेंट रूल चल गए, असाइनमेंट रूल के बाद में आपका बिफोर ट्रिगर चला, फिर वर्कफ्लो रूल चला, फिर प्रोसेस बिल्डर चला, फिर आफ्टर ट्रिगर चला। तो ये जो सारा है ना, इनका एक ऑर्डर है। जब भी एग्जीक्यूट होता है ना कोई, तो अगर एक रिकॉर्ड बना तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि उस रिकॉर्ड पे सिर्फ एक वर्कफ्लो होगा। हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर वर्कफ्लो रूल भी हुआ, प्रोसेस बिल्डर भी होगा, ट्रिगर भी चलेगा, फिर आपका असाइनमेंट रूल होगा, वो भी चलेगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट पे इतनी सारी चीज़ें चल रही है, तो वो जो उनका एग्जीक्यूशन होता है तो पहले कौन सी चीज़ चलेगी, बाद में कौन सी चीज़ चलेगी, ये डिसाइडेड है पहले से कि पहले सिस्टम वैलिडेशन चलेंगे, फिर उसके बाद में आपकी कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें, असाइनमेंट रूल, प्रोसेसेस, ये सब चलेंगी, वैलिडेशन रूल चलेंगे, आपका फिर ट्रिगर चलेगा, फिर वर्कफ्लो रूल। तो ये जो सारी चीज़ें ये डिसाइडेड है। हाँ, बट ये डिसाइडेड नहीं है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे 3-4 वर्कफ्लो रूल लगे हैं तो उन 3-4 में से कौन सा पहले चलेगा। क्यों? क्योंकि सारी प्रोसेसेस लिखी हुई है। अब सेल्सफोर्स इतना मॉनिटर नहीं कर रहा है कि पहले कौन सा, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा क्या एडवाइजेबल होता है कि अगर आप एक प्रोसेस लिख रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट पे एक ही प्रोसेस लिखो। अगर आप ट्रिगर लिख रहे हो तो एक ऑब्जेक्ट पे एक पूरा कलेक्टिव ट्रिगर होना चाहिए, राइट। एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे ट्रिगर नहीं होना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट पे एक ट्रिगर, एक ऑब्जेक्ट पे एक वर्कफ्लो रूल, एक प्रोसेस बिल्डर, एक वैलिडेशन रूल तो आप काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हो। असाइनमेंट रूल एक होना चाहिए। आप सारे जितने भी लॉजिक है उनको सबको मर्ज कर दो एक प्रोसेस में, बट प्रोसेस एक ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन आपका चले तो वो कंफ्यूज ना हो कि पहले कौन सा चीज़ चलना चाहिए। आपका एक चीज़ एक बार में चल जाए, ठीक है। तो ये होता है ट्रिगर। आपके इवेंट्स होते हैं ट्रिगर में। इवेंट कौन कौन से होते हैं? 7 इवेंट्स होते हैं। पहला तो होता है आपका बिफोर इंसर्ट। ट्रिगर के बारे में हम और डिटेल में देख ही लेते हैं। और आपको ट्रिगर का पता होना चाहिए, बेसिक एज अ डेवलपर तो पता होना ही चाहिए। तो देखो ये तो ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस तो पता है आपको कि इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर होता है एपेक्स कैन बी इन्वॉल्व बाय यूजिंग ट्रिगर। एपेक्स ट्रिगर्स इनेबल यू टू परफॉर्म कस्टम एक्शंस बिफोर और आफ्टर चेंजेस टू सेल्सफोर्स रिकॉर्ड सच एज इंसर्शन, अपडेट और डिलीशन, ठीक है। तो वही है ट्रिगर। आपका क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ कस्टम कोड होता है। ये क्या करता है? आपका कस्टम एक्शंस, जब भी आपका रिकॉर्ड बनेगा या उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उस टाइम पे ट्रिगर क्या करता है? आपको कस्टम एक्शंस परफॉर्म करने का प्रिविलेज देता है। आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशंस के टाइप लिखे, बहुत सारे टाइप होते हैं। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हो, मतलब आप बना रहे हो कोई रिकॉर्ड, दैट इज़ योर इंसर्ट ऑपरेशन। अपडेट क्या होता है? मैंने कोई रिकॉर्ड ओपन किया यहाँ पे और आई एम जस्ट ये मैंने इतनी करके एक रिकॉर्ड ओपन कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ? इसकी कोई भी वैल्यू चेंज कर रही हूँ। मैं डिटेल्स में जाऊँगी, डिटेल में जाके मुझे इसकी रेटिंग चेंज करना है तो मैं इसकी रेटिंग चेंज कर दूँगी। ऑलरेडी बना हुआ रिकॉर्ड है ये, अब मैं इसमें सिर्फ इतना सा चेंज कर रही हूँ। मतलब मैंने क्या कर दिया? अपडेट कर दिया रिकॉर्ड। तो दूसरा ऑपरेशन आपका होता है अपडेट।
थर्ड ऑपरेशन आता है डिलीट। डिलीट तो एक नाम से ही पता चल रहा है कि आप डिलीट क्या कर रहे हो, डिलीट कर दे रहे हो रिकॉर्ड को। तो जब मैं रिकॉर्ड को डिलीट कर देती हूँ वो मेरा होता है डिलीट ऑपरेशन। मर्ज होता है, मर्ज मतलब दो चीज़ें मिलाना एक साथ में, है ना, दो चीज़ें एक साथ में मिक्स करना। जब मैं कोई रिकॉर्ड या कुछ भी अगर मर्ज करूँगी, मिक्स करूँगी तो वो मेरा मर्ज ऑपरेशन होगा। अपसर्ट क्या होता है, अपसर्ट मैंने बताया था, अपडेट और इंसर्ट एक बार में करना। कैसे? अपडेट इंसर्ट एक बार में पॉसिबल है क्या? नहीं है, बट आप जब बल्क डेटा की बात करोगे तो पॉसिबल है। कैसे? बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको हम जब डालते हैं तो क्या करेगा, चेक करेगा पहले कि ये सेम रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो वो रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। एल्स अगर अवेलेबल है तो चलो अवेलेबिलिटी मिल गई कि रिकॉर्ड अवेलेबल है, अब क्या चेक करेगा कि इसके सारे फील्ड्स जो मुझे अपडेट करना है वो सारे फील्ड्स की इक्वल है कि नहीं है। अगर वो नहीं होंगे तो जो फील्ड्स अगर अलग अलग मिल रहे हैं ना उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। दैट इज़ योर अपसर्ट ऑपरेशन, कि अपडेट और इंसर्ट एक बार में करना। और अनडिलीट क्या होता है, देखो हमने क्या देखा था कि नॉर्मल भी ऐसे ही होता है, जब आप कंप्यूटर से कोई भी चीज़ डिलीट करते हो तो कहाँ जाता है वो, आपका रिसाइकल बिन में जाता है। अब रिसाइकल बिन से आप क्या कर सकते हो, जाके रीस्टोर कर सकते हो, है ना। तो वैसे ही सेल्सफोर्स में जब आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करोगे ना तो अब वो डिलीट होकर रिसाइकल बिन में जाता है, और वो रिसाइकल बिन से आप क्या कर सकते हो, अनडिलीट कर सकते हो। अगर आपने बिन में वो रखा रहा रिकॉर्ड तो वो क्या होता है 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली, 15-30 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना। बट अगर उससे पहले आप रिसाइकल बिन में जाके उसको अनडिलीट करते हो, मतलब रीस्टोर करते हो, दैट इज़ योर अनडिलीट ऑपरेशन। ठीक है, तो वो रीस्टोर हो जाता है। फिर सेम आपका जैसे रिकॉर्ड आपके नॉर्मल है अवेलेबल वैसे ही वो एक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी लिखा है कि यू कैन हैव अ ट्रिगर रन बिफोर एन ऑब्जेक्ट्स रिकॉर्ड आर इंसर्टेड इनटू डेटाबेस आफ्टर रिकॉर्ड हैव बीन डिलीटेड और इवन आफ्टर द रिकॉर्ड इज रीस्टोर्ड फ्रॉम द रिसाइकल बिन। ठीक है, तो आप ट्रिगर लगा सकते हो ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड्स पे जो आपके डेटाबेस में इंसर्ट हुए हैं। जब वो डिलीट हो गए उसके बाद में भी आप लगा सकते हो, मतलब आफ्टर डिलीट, जब जैसे ही रिकॉर्ड डिलीट हुआ वैसे ही आपका ट्रिगर चलेगा, मतलब आफ्टर डिलीट वाले इवेंट पे भी लगा सकते हो। और तब भी लगा सकते हो जब आपका क्या हुआ है, रीस्टोर हुआ है आपका रिकॉर्ड, कहाँ से, रिसाइकल बिन से। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप के ट्रिगर होते हैं, बिफोर ट्रिगर होता है और आफ्टर ट्रिगर होता है। ठीक है, ये तो आपके क्या थे, ऑपरेशंस थे। दीज आर योर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब कि ये दीज आर द काइंड ऑफ एडिट्स जो आप कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। बट टाइप क्या होता है ट्रिगर के, तो टाइप दो टाइप होते हैं, बिफोर ट्रिगर होता है और आफ्टर ट्रिगर होता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक और चीज़ आती है, वो होती है इवेंट्स। इवेंट हम देखेंगे। इवेंट का मैंने क्या बताया था, ये इवेंट आपका होता है जब भी कोई चेंज हो रहा है, कोई भी आपकी चीज़ परफॉर्म हो रही है, उसको हम इवेंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी लैपटॉप ओपन किया है, वो एक इवेंट हो गया मेरे लिए, राइट। और मैं 1 घंटे तक मैंने लॉगिन करके रखा, दैट इज़ द इवेंट। तो अगर कुछ भी चीज़ हो रही है, फंक्शन में है, कुछ परफॉर्म हो रही है, तो वो मेरा इवेंट होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स, बिफोर ट्रिगर्स और आफ्टर ट्रिगर। बिफोर ट्रिगर क्या होगा, बेसिकली आपका यूज़ होता है बिफोर ट्रिगर जब आपका रिकॉर्ड सेव होगा डेटाबेस में। ठीक है, बिफोर मतलब रिकॉर्ड सेव करने से पहले ही चलेगा। और आफ्टर ट्रिगर कब होगा, जैसे ही रिकॉर्ड मैंने सेव किया, सेव पे क्लिक किया, वैसे ही आपका आफ्टर ट्रिगर चलेगा। आफ्टर ट्रिगर मतलब मेरा सेव होने, मतलब जो भी ऑपरेशन मुझे करना है, इंसर्ट बोल दो, अपडेट बोल दो, डिलीट बोल दो, जो भी है, उसके बाद में जो चलता है वो होता है आपका आफ्टर ट्रिगर। ठीक है, हम देखते हैं इसकी सिंटेक्स क्या होता है इसका, ट्रिगर का। जब आप ट्रिगर लिखते हो तो ये कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। ये ऑलरेडी जब जैसे आप सिलेक्ट करोगे ना ट्रिगर लिखने का ऑप्शन, ये ऑलरेडी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑब्जेक्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इवेंट्स आपको मॉडिफाई, मतलब सारे इवेंट्स आ जाएंगे, आपको खुद लिखना है कि कौन सा इवेंट है। ट्रिगर का नेम आपको बस डिफाइन करना होता है कि क्या ट्रिगर का नेम, मतलब जितना सेल्सफोर्स खुद कर सकता है ना वो खुद करता है। अब उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बचती है जो आपको ही करना है, लॉजिक आपको ही बताना है, नाम आपको ही डिसाइड करना है, तो वो आप ही करोगे। यहाँ पे हम सेटअप में जाके देखते हैं एक बार इसका ट्रिगर। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे एडिट ऑब्जेक्ट पे जाओ। अच्छा, मैंने डेवलपर कंसोल खोला हुआ है। देखो, आप दोनों जगह से बना सकते हो, आप सीधे ऑब्जेक्ट में जाके बना सकते हो और आप सीधे इधर जाके बना सकते हो डेवलपर कंसोल में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होता है आपको ट्रिगर लिखने का। न्यू में जाओ, देखो ओपन, आपको जब भी ओपन करना रहेगा
क्या ओपन करना रहेगा, कोई भी क्लास ओपन करनी है, ट्रिगर ओपन करना है, वो आप ओपन पे जाके करोगे। ओपन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ओपन करना है या फिर वेब कंपोनेंट्स वगैरह ओपन करना है, वो आपका ओपन रिसोर्स में आता है। लाइटनिंग रिसोर्स क्या है, लाइटनिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं। लाइटनिंग की क्या होती है, आपकी ऑरा कंपोनेंट कोई है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट कोई है। ये जो है ना ऑरा कंपोनेंट, वेब कंपोनेंट्स, ये सारे आपके फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले तो देखो, जब सेल्सफोर्स स्टार्ट हुआ था ना, सबसे पहले तो ये आया कि एपेक्स में कोडिंग करेंगे, ठीक है। एपेक्स होगा और विजुअल फोर्स होगा। बैकएंड के लिए एपेक्स था हमारे पास और फ्रंट एंड के लिए क्या था, विजुअल फोर्स लैंग्वेज थी। बट उसके बाद में इनकी भी बहुत सारी लिमिटेशन है। विजुअल फोर्स की बहुत सारी लिमिटेशन इससे रिलेटेड है, पेज से रिलेटेड है, कैश से रिलेटेड है, कि आपका जो पेज लोड होगा वो बहुत टाइम लेता है। फिर उसके बाद में अगर कैश फुल हो गई मेरी तो मेरा पेज लोड ही नहीं होता है। उसके बाद में विजुअल फोर्स का एक और ये है कि आप जो भी कोड लिखते हो वो इस यूआई में दिखता है। यूआई सही नहीं है, मतलब ऐसा है ना जो एकदम ट्रेडिशनल यूआई है उसमें दिखता है। तो सेल्सफोर्स ने क्या किया, इस सब को हटा के नया ही अपना फ्रेमवर्क दे दिया। तो उसके बाद में आया हमारे पास ऑरा कंपोनेंट। तो ऑरा कंपोनेंट में हम क्या करते हैं कि बंडल पैकेज, मतलब हम लोग रीयूजेबल कोड लिख पाते थे। तो बहुत सारी लिमिटेशन ऑरा कंपोनेंट से ख़त्म हुई। फिर ऑरा कंपोनेंट के बाद में क्या आया, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट आया। तो बहुत सारी जो ऑरा की लिमिटेशन है वो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में ख़त्म हुई, ठीक है। तो इस तरीके से नए नए फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस किए सेल्सफोर्स ने। अभी ओपन लॉग, लॉग क्या है, लॉग देखो, आप जब भी कोई कोड लिखते हो तो उसको आपको डीबग भी करते हो। डीबग करना, डीबगर चलाना मतलब ये पता करना कि एरर कहाँ पे आ रही है, ओके। तो जब भी आपका कोई फ्लो चलेगा तो आप उसके लिए डीबग लॉग सेट करते हो और वहाँ पे आप लॉग्स ओपन करते हो। तो ओपन लॉग का मतलब ये है कि आप डीबग लॉग वहाँ पे जो भी आपका लॉग चल रहा है वो आप निकालोगे। और ओपन रॉ लॉग मतलब बड़े बड़े लॉग्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े, कि आपके पेज में भी आपको फिट नहीं आएंगे, इतने बड़े लॉग होते हैं। तो रॉ लॉग मतलब आपके जैसे नोटपैड पे हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं वैसे ही रॉ होता है वो, कि आपका नोटपैड पे सीधे नोटपैड जैसा वो फॉर्म ओपन होगा। और बाकी का क्या है, डाउनलोड आप कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव ऑल मतलब जितने भी हैं अवेलेबल आपके ओपन एक टाइम में वो आप सेव कर सकते हो। डिलीट मतलब वही, कोई क्लास डिलीट करना है, कोई भी रिसोर्स डिलीट करना है तो यू कैन डिलीट इट। क्लोज़ करना, करंट रिसोर्स को क्लोज़ करना। क्लोज ऑल मतलब सारे टैब्स हो जाएंगे आपके, क्लोज़ हो जाएंगे। अब हम पढ़ रहे थे न्यू ट्रिगर कैसे लिखते हो। तो देखो, जैसे ही आप न्यू ऑप्शन पे जाओगे ना, यहाँ पे देखो कितने सारी चीज़ें अवेलेबल है। एपेक्स क्लास न्यू बना सकते हो, एपेक्स ट्रिगर न्यू लिख सकते हो, विजुअल फोर्स पेज बना सकते हो, आप विजुअल फोर्स कंपोनेंट बना सकते हो, है ना, स्टैटिक रिसोर्स बना सकते हो। फिर लाइटिंग एप्लीकेशन हमने वहाँ पे देखी थी, जो हम एप्लीकेशन ऐप लॉन्चर में जाके नए नए आइकन्स के साथ में देखते थे, दैट इज़ योर लाइटिंग एप्लीकेशंस। वो लाइटनिंग कंपोनेंट आप बना सकते हो, इंटरफेस, इवेंट्स और टोकन्स। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो डेवलपर कंसोल से। हम लोग देख रहे थे एपेक्स ट्रिगर जब आप करते हो, देखो अब यहाँ पे नाम आपको देना है ट्रिगर का और कौन से ऑब्जेक्ट पे आपको बनाना है, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट पे, वो आपको यहाँ से चूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के आप कभी ट्रिगर लिख ही नहीं सकते। आपको आप ऑब्जेक्ट बताओगे तभी पता चलेगा कि ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के बनने के ऊपर ये ट्रिगर फायर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑब्जेक्ट को ले लेती हूँ अभी कि इस ऑब्जेक्ट पे मुझे ट्रिगर लिखना है। ऑर्डर एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मैं ट्रिगर लिखती हूँ। और हाँ, हमेशा ट्रिगर का नाम जो होता है, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बोलती है, वो ये है कि आप उस ऑब्जेक्ट के नाम पे ट्रिगर लिखो। मतलब ऐसे लिखो क्योंकि आपकी क्लासेस बहुत सारे हैं, ट्रिगर्स बहुत सारे हैं, तो जब फ्यूचर में आप ओपन करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि क्या आप कर रहे हो ओपन, राइट, क्या चीज़ें किस फंक्शनैलिटी पे वो लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप ऑर्डर पे लिख रहे हो तो सिंपली उसका नाम होना चाहिए ऑर्डर ट्रिगर, दैट्स इट। जिस भी ऑब्जेक्ट का लिखोगे ना, उस ऑब्जेक्ट का नाम और उसके बाद में ट्रिगर, ये होता है आपका नेमिंग कन्वेंशन, कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट के नाम के बाद ट्रिगर अपेंड कर दो और बस वो फिर क्रिएट कर दो। तो देखो, मैंने जब क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ जाएगा, ट्रिगर, ऑर्डर ट्रिगर जो मैंने ट्रिगर का नाम लिया ऑन, जिस ऑब्जेक्ट का नाम लिया, ऑब्जेक्ट क्या है ऑर्डर, और इसके इवेंट्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इवेंट लिखा है। तो अभी मैं बता रही थी कि ये सिंटेक्स होता है ट्रिगर का, फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैंने दिखाया। अब हम देखते हैं इवेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो अभी जो ट्रिगर लिखा है ना, ये कब चलेगा, बिफोर इंसर्ट। जो मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है उसके पहले ये ट्रिगर चलेगा, ठीक है।
तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ट्रिगर में, ये सारे इवेंट्स होते हैं, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट और आफ्टर अनडिलीट। ठीक है, अब ये एक एक इवेंट पढ़ेंगे हम कि क्या क्या करता है एक एक इवेंट। ओके, 5 मिनट देना, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ओके,
देखिए इवेंट्स, देखो आपके जो इवेंट्स होते हैं ये सारे होते हैं ट्रिगर्स में, ठीक है। और जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है बिफोर इंसर्ट, तो यहाँ पे अगर आपको सारे इवेंट डालना है तो आप कॉमा डाल के बिफोर अपडेट पे भी लिखो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हो गया, दिख रहा है ये कुछ ये थोड़ा इसका कलर ऐसा हो गया है, वॉलेट कलर का हो गया है, वॉयलेट कलर का हल्का सा ब्लूइश कलर है। यस बाकी ये यस जो सारे हैं ना ये ब्लैक है, मतलब जब भी आप ये लिखोगे ना, जब अगर आपका कुछ गलत है सिंटेक्स तो आपको ऑलरेडी एरर आ जाएगी। यहाँ पे रेड कलर में डिनोशन आ रहा है, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट मीन्स योर कोड इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन ही है, मतलब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉमा लगा रखा है इसलिए ये आ रही है। अब ये प्रॉब्लम हट जाएगी अगर मैंने इसको कॉमा को हटा दिया। तो जो फॉर्मेट है आप वो लिखोगे, सिंटैक्स में अगर कोई एरर है तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख जाएगा। और जो भी कोई कीवर्ड है, अब ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी सेल्सफोर्स में बना हुआ है, लाइब्रेरी में ऑलरेडी ऑन ये ट्रिगर जो है, मतलब जब भी ये इसका कलर आपका ये हो जाएगा थोड़ा ब्लूइश कलर, मतलब कि ये ऑलरेडी कीवर्ड अवेलेबल है लाइब्रेरी में, आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है, ठीक है। और उसका नाम आप एज ए वेरिएबल के नाम पे नहीं रख सकते, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ इट डिनोट्स द चेंजिंग ऑफ कलर। जैसे अगर आपने कोई वेरिएबल का नाम, आप वेरिएबल पता है ना, अभी कोई भी आप वेरिएबल बनाओगे दैट मीन्स आप उसको एक नया स्पेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। व्हाट इज़ योर वेरिएबल? यू आर क्रिएटिंग सम स्पेस इन योर डेटा साइड। जैसे मैंने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग लिखा पहले मैंने यहाँ पे। वेरिएबल आप कैसे बनाते हो? स्ट्रिंग लिखा, देखो स्ट्रिंग ऑलरेडी कीवर्ड है तो यहाँ पे ये ब्लू कर दिया उसने कि मतलब दिस इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड इन सेल्सफोर्स लाइब्रेरी। आप स्ट्रिंग बनाओगे तो आप इसका नाम, किसी वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग नहीं रख सकते। अब मैंने स्ट्रिंग टाइप का कौन सा वेरिएबल बनाया है, मान लो टेस्ट करके एक वेरिएबल बनाया है, तो स्ट्रिंग टेस्ट। अब ये क्या करेगा, स्ट्रिंग का डेटा इसमें स्टोर करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग टेस्ट। और इसको बस ये बताना है कि क्या टाइप है इसका, स्टैटिक है, ग्लोबल है, स्टैटिक बना देते हैं इसको, स्टैटिक स्ट्रिंग टेस्ट, ठीक है। अब आप इसको, इसमें आपको जो भी वैल्यू डालना है वो आप इसे एज स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाल सकते हो। क्या स्ट्रिंग डालना है, मुझे लेटर करके एक स्ट्रिंग डाली मैंने और इसको ये कर दो। तो ये आपका सिंटैक्स होता है। वेरिएबल बनाना मतलब मैं उसका डेटा टाइप डिफ़ाइन करूँगी कि उसका डेटा टाइप क्या है, उसके बाद में उसका नाम बताऊँगी मैं, ठीक है, कि उसका नाम मुझे क्या रखना है और उसके बाद में उसमें जो स्टोर करना है वो। अगर आप नहीं भी स्टोर करते हो तो बाद में स्टोर करो, बस उसको डिफ़ाइन करो यहाँ पे, तो वो होता है आपका वेरिएबल। अब देखो टेस्ट उसने क्या कर दिया, ब्लू वर्ड में कर दिया, क्योंकि टेस्ट ऑलरेडी एक ये अवेलेबल है, कीवर्ड अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं इसको अगर टेस्ट 1 करती हूँ, ठीक है, ये मेरा ब्लैक डिनोशन में दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपने ये वेरिएबल बनाया है जो ऑलरेडी उस कीवर्ड के नाम से अवेलेबल नहीं है, और इसमें क्या स्टोर कर रही हूँ, स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर कर रही हूँ। डेटा टाइप आपका दिखाता है, जब भी आप किसी वेरिएबल को बनाते हो आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है, तो उसको पता चल जाता है कि ओके हमको इतना स्पेस एलोकेट करना है जहाँ पे हमारा इतना डेटा स्टोर होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल आपके वही जो आप अपना यूज़र खुद बनाता है वेरिएबल। जैसे हम पहले क्या करते थे, बेसिक हमने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा C++, जिसमें हम आई हमेशा एज अ वेरिएबल यूज़ करते थे। आई को हम फिर इंक्रीमेंट कराते जाते थे, प्लस कराते जाते थे, और उसमें जितना भी हमको लूप चलाना है वो हम वैल्यूज़ डालते थे, राइट। तो वैसे ही आपका वेरिएबल का सीन होता है, आप कोई भी वेरिएबल डाल सकते हो। तो अभी डू नॉट कीप इट एज आई और ऐसे सब, बट कीप इट रिलेटेबल नेम, ठीक है। अगर आपको लूप में भी करवाना है और आपको पता है कि आपकी लिस्ट चल रही है, लूप में लिस्ट कौन सी चल रही है, मान लो अकाउंट की लिस्ट चल रही है, तो उसको आप आई नाम नहीं दोगे, उसको आप दोगे अकाउंट ACC लिस्ट, मतलब रिलेटेबल नाम हमेशा हमें देना होता है कोडिंग में भी। तो हम देख रहे थे इवेंट्स क्या होते हैं, देखो बिफोर इंसर्ट है, मतलब आपका जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ना उसके पहले, मैंने क्या बताया था, इंसर्ट नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा उसको कि नहीं हो रहा है अभी, बिफोर इंसर्ट के पहले की चीज़ है ये। तो आप जैसे ही अपना न्यू रिकॉर्ड बनाते हो तो जो एक पॉपअप ओपन होता है वो आपका बिफोर इंसर्ट वाला, मतलब जब भी आप वैल्यूज़ डालोगे उस स्क्रीन पे तो वो आपका डेटाबेस में तो सेव हो जाता है पर कमिट नहीं होता, ठीक है।
तो वो आपका बिफोर इंसर्ट होता है। तो उस केस में बिफोर इंसर्ट वाले इवेंट पे आपका रिकॉर्ड सेव होने से पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ट्रिगर चल जाएगा। बिफोर अपडेट क्या होता है, सेम इंसर्ट कर रहे हो वैसे ही आप अपडेट वाला बटन दबाते हो। अपडेट होने से पहले जब अपडेट सेव करते हो उससे पहले ये आपका प्रोसेस चलेगा, ट्रिगर चलेगा। बिफोर डिलीट जैसे ही आप डिलीट करने के लिए जाते हो ना, डिलीट करने से पहले आपका ट्रिगर चलेगा। ये इवेंट्स होते हैं 3, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट और बिफोर डिलीट। और आफ्टर वाले कौन से होते हैं, 4 होते हैं। आफ्टर इंसर्ट, अगेन जब आप इंसर्ट करो रिकॉर्ड आपने सेव किया उसके बाद भी ट्रिगर चला, दैट इज़ योर आफ्टर इंसर्ट। और एक और है आफ्टर अपडेट, तो जब आप अपडेट कर रहे हो, अपडेट को सेव करोगे तो उसके बाद में जो ट्रिगर चलेगा दैट इज़ योर आफ्टर अपडेट इवेंट। आफ्टर डिलीट जैसी करोगे उसके बाद में आपकी प्रोसेस चलेगी, दैट इज़ योर आफ्टर डिलीट। और लास्ट क्या है, आफ्टर अनडिलीट। तो अनडिलीट आप क्या कर रहे हो, रिसाइकल बिन से जाके अनडिलीट कर रहे हो। तो रिसाइकल बिन से जब आपका अनडिलीट हो जाएगा, जैसे ही अनडिलीट होगा आपका प्रोसेस चलेगा, दैट इज़ योर आफ्टर अनडिलीट। इतना सब समझ में आया, ये होते हैं आपके सारे इवेंट। हाँ, अब एक चीज़ है, अब बहुत बार पूछा जाता है कि आफ्टर अनडिलीट तो अवेलेबल है बट बिफोर अनडिलीट क्यों अवेलेबल नहीं है, राइट? तो बिफोर अनडिलीट आप ही सोचो कि अगर आप डिलीट कर रहे हो किसी भी रिकॉर्ड को, तो बिफोर अनडिलीट आप कैसे ऑपरेशन चलाओगे कि आपने अनडिलीट तो कर दिया पर आप सीधे जाके रिसाइकल बिन में अनडिलीट करते हो, राइट? पर बिफोर अनडिलीट आपको पता कैसे चलेगा कि वो बिफोर अनडिलीट वाला प्रोसेस है, क्योंकि ऑलरेडी आप बिफोर डिलीट प्रोसेस चला रहे हो, तो आपको बिफोर अनडिलीट चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपका आफ्टर डिलीट वाला ही बिफोर अनडिलीट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आपने डिलीट किया वो क्या करेगा, अनडिलीट ये इसमें चला जाएगा, रिसाइकल बिन में चला जाएगा। तो ऐसा कोई बिफोर अनडिलीट आपका इवेंट अवेलेबल नहीं होता है, ओनली आफ्टर अनडिलीट ही इवेंट अवेलेबल होता है। अब देखो ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये आपका सेल्सफोर्स डॉक्यूमेंट है। आप ये रेफ़र कर सकते हो सेल्सफोर्स डॉक्यूमेंट। हमेशा कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी चीज़ें अगर आपको देखना है सेल्सफोर्स से रिलेटेड, रेफ़र योर सेल्सफोर्स डॉक्यूमेंट। बहुत सारे लोगों के ना आजकल ब्लॉग्स और ये सारे अवेलेबल हैं सेल्सफोर्स पे, बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर सेल्सफोर्स डॉक्यूमेंट। इससे ना आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी और इस पे सारे टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं। आपकी APIs हैं, और देखो डॉक्यूमेंटेशन में आपको जितना भी आपको जो भी आपको सर्च करना है यहाँ पे सर्च करो एंड देन द टॉपिक विल बी अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, अब ये ट्रिगर पे हम आते हैं वापस। यहाँ पर डेवलपर कंसोल पे मैं और भी फीचर्स दिखा देती हूँ। देखो जब भी आप क्लास अपनी लिखते हो, आप तो यहाँ पे क्लास लिखोगे, ठीक है। अब आपको रन कैसे करना है उसको, अगर आपको कोई कोड कोई भी कोड चलाना है तो आप पहले क्या करोगे, अपनी फंक्शनैलिटी लिखोगे यहाँ पे क्लास, और जिस फंक्शनैलिटी पे लिख रहे हो वो फंक्शनैलिटी आप जाके अपनी ऑर्ग में करोगे। मतलब मैंने ट्रिगर लिखा किस पे, ऑर्डर पे, बिफोर इंसर्ट एंड बिफोर अपडेट। तो अब इस चीज़ को चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूँगी ये बताती हूँ मैं। अब पहले तो मैं इस क्लास में डाल देती हूँ कि सिस्टम डॉट ट्रिगर सिस्टम प्रिंट हम जैसे कराते हैं दूसरे लैंग्वेजेस में हमको कोई भी चेक करना है तो हम प्रिंट करा देते हैं ना, वैसे यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग होता है। देखो ये सारे आपको सिस्टम डॉट में जितनी लाइब्रेरी में जितने भी अवेलेबल है मेथड्स वो सारी यहाँ पे आ गई। हमको क्या करना है, सिस्टम डॉट डीबग करना है। सिस्टम डॉट डीबग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फॉर्मेट क्या है, हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है इसकी वैल्यू, टेस्ट वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा ये सीधे एग्जैक्टली प्रिंट होगा, और शिफ्ट प्लस होता है इसका डिनोशन, कि आप प्लस करके आप क्या करते हो, कंजक्ट करते हो प्लस करके, और ये जिसका test1 मैंने ये वेरिएबल बनाया इसका नाम मैं दे दूँगी, ठीक है। इसको सेव करो। अब ये कब चलना चाहिए, बिफोर इंसर्ट बिफोर अपडेट पे चलना चाहिए, इसको हम आफ्टर अपडेट पे भी चला देते हैं। ऑर्डर का रिकॉर्ड जब आपका क्रिएट हो जाएगा तो ये ऐसे, मतलब मैं बता रही हूँ कि आप जब भी कोई कोड लिखते हो तो आप उसको चेक कैसे करते हो कि कैसे चल रहा है ये। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक देख लेते हैं। ऑर्डर पे हमने लिखा है तो ऑर्डर पे चलना चाहिए ये, ऑर्डर ठीक है। आप न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करो इसका, कोई भी कॉन्टैक्ट जो भी
इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, मैं बस वही डाल रही हूँ। ठीक है, ये नया रिकॉर्ड। अब मैंने प्रोसेस क्या लिखी है, बिफोर आफ्टर अपडेट, बिफोर अपडेट, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट। अब इसको सेव करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, एक सेकेंड, ये मेरा क्या होगा चेक करने का ये है फ्लो है कि इसी तरीके से मैं इसको चेक कर पाऊंगी। ओके, पहले डेटा सही क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद में पता चलेगा कि सेव, इसको सेव किया मैंने। अब यहाँ पे आप, ठीक है, ये सेव हो गया। अब देखो आपने सेव किया, अभी आप यहाँ पे जाओगे तो आपको लॉग्स मिल जाएंगे। जैसे ही आप लॉग्स वाले पे जाओगे, देखो ये इतने सारे लॉग्स क्रिएट हुए, मतलब वाला चीज़ मेरा फ्लो चला है। अब जब इसको ओपन करोगे ना, तो देखो जहाँ जहाँ से चला है वहाँ वहाँ पे ये चीज़ दिख जाएगी। अब आप इस फ्रेम एग्जीक्यूटेबल डीबग ओनली फिल्टर, आपको डीबग ओनली देखना, मतलब डीबग ओनली मतलब आपने कितने ये किया है, कितना डीबग लॉग्स डाले हम लोगों ने, जितने प्रिंट करवाए हैं। हमने ये एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला था, प्रिंट टेस्ट 1 लेटर, ये मतलब ये प्रिंट हुआ, मतलब चला है वहाँ तक। ओके, नॉर्मली जो आपका लॉग होता है वो ऐसे जनरेट होता है। यहाँ पे आपका सबसे पहले यूज़र इन्फो आएगा, इतने टाइम पे ये चला है, टाइम स्टैम्प मतलब इस टाइम पे ये घंटे मिनट सेकंड पूरा दिखाएगा। तो ये वो दिखाता है यूज़र इन्फो की, इस यूज़र ने, देखो यहाँ पे ये यूज़र है, इस यूज़र का टाइम है, इस यूज़र ने चलाया है। फिर उसके बाद में कोड यूनिट स्टार्ट यहाँ से हो गई है, ये कोड यूनिट स्टार्ट मतलब ट्रिगर हमने लिखे हैं तो ट्रिगर चालू हो रहा है। अगर इसकी जगह क्लास होती या कुछ होता तो यहाँ पे वो टाइप लिखा होता। फिर उसके बाद में आपका आईडी और किस पे ऑर्डर ट्रिगर, क्या चल रही है प्रोसेस, वो ऑर्डर ट्रिगर चल रहा है, क्या इवेंट है, ये सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पे आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना जो भी मैं बोल रही हूँ अभी? Yes, ma'am. ठीक है, अगर कोई डाउट हो ना तो पूछ लेना मुझसे उसी टाइम पे। अब देखो आपका कोड यूनिट स्टार्ट हुआ, ये दिस इज़ हाउ वी डीबग आवर कोड, क्योंकि कोड लिखना, लॉजिक बनाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट आपका डीबग करना, जितनी जल्दी आप डीबग कर पाओगे ना, उतनी जल्दी आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। यहाँ पे ये कोड यूनिट स्टार्ट है, मतलब यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस चल रही है वो नाम आता है हीप एलोकेट। अब आपका जो जो चीज़ें मेमोरी एलोकेट हो रही है इस प्रोसेस के लिए, वो सारा प्रोसेस के लिए जितने बाइट्स एलोकेट हो रहे हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। फिर वेरिएबल जब आप बनाते हो ऑर्डर ट्रिगर में, वो वाला है, ठीक है। और उसके बाद में वेरिएबल असाइन होगा आपका, वो कि उस किस चीज़ को कितना मेमोरी दे रहे हैं वो है। फिर उसके बाद में वेरिएबल, इसको थोड़ा मैं मैक्सिमाइज़ कर देती हूँ मैं, ठीक है। वेरिएबल स्कोप, ये कहाँ से बिगिन, कहाँ से चालू हो रहा है, अगर आपका वो क्राइटेरिया सही होता है तो वो आगे बढ़ता है, राइट। स्टेटमेंट, आपका कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, फिर वापस से मेमोरी एलोकेट हो रही है। फिर उसके बाद वेरिएबल असाइनमेंट, हमने वेरिएबल बनाया था वो असाइन हो रहा है इसको, स्टेटमेंट ही उसमें कितनी मेमोरी वापस हो रही है। डीबग में, अब यूज़र डीबग में ये डीबग यहाँ पे आया है, तो जब भी आप डीबग ओनली करोगे ना तो ये डीबग आपका फिल्टर आउट होकर आपको ये चीज़ दिख जाएगी। अब क्यूमुलेटिव लिमिट, अब मैं हम लोगों ने एक गवर्नर लिमिट पढ़ी थी, राइट, लिमिट यूसेज फॉर एन, जितने भी आपका
जब भी आप कोड चलाते हो ना तो हर चीज़ की लिमिट होती है कि नंबर ऑफ़ DML रोज़ कितने हैं, CPU टाइम कितना चल रहा है, क्वेरीज़ कितनी चलाई आपने, तो इनकी लिमिट होती है। ये वाली लिमिट ना आपको मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको याद होना चाहिए, मतलब ये कि इन सब चीज़ों में सबको समझने की चीज़ है, बट एक ये जो गवर्नर लिमिट है इसको तो रटना ही पड़ेगा कि कितने नंबर होते हैं। जैसे आपकी मतलब एक टाइम पे जब आप कोडिंग करते हो तो आपको याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली कि आपके पास क्वेरीज हैं, तो वो आप 100 यूज़ कर सकते हो एक क्लास में। अगर आपने 100 से ज़्यादा की तो आपको यहाँ पे ना एरर आ जाती है कि SOQL 101 101 एरर 101 एरर फाउंड ऐसे करके। और क्वेरी रोज आपके होते हैं वो 50,000 आप यूज़ कर सकते हो। सर्च क्वेरी होती है वो आप मैक्सिमम 20 यूज़ कर सकते हो। DML स्टेटमेंट होते हो आप मैक्सिमम 150 यूज़ कर सकते हो क्लास में। तो ऐसे जो है ना आपकी सारी लिमिट होती है, गवर्नर लिमिट होती है, वो यहाँ पे आती है क्लास के एंड में, ठीक है। और ये हमारा फ्लो ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें इज़ जस्ट फॉर द नॉलेज, बट हमको डीबग स्टेटमेंट देखना है तो सीधे डीबग ओनली में जाओ, यूज़र डीबग इवेंट होते हैं, उसमें आपका ये डीबग स्टेटमेंट दिख जाएंगे। आपके जहाँ पे डीबग स्टेटमेंट आ रहा है मतलब आपका उससे पहले का पूरा कोड चल रहा है। यहाँ पे मेरा यहाँ तक पहुँचा मेरा कोड, मतलब इसके पहले का ये और ये मेरा चल चुका है। तो ऐसे आप चेक करते हो, ठीक है। ये तो हुआ मेरा क्लास का। अब कंट्रोल E अगर आप प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड पे तो आप है ना ये एक होता है एनोनिमस मोड, जिसमें मैं अपना कुछ भी कोड का एक छोटा चंक डाल सकती हूँ और उसको मैं उसी टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, या फिर मैंने इसको हाईलाइट किया तो मैं एग्जीक्यूट हाईलाइटेड कर सकती हूँ। दिस इज़ योर एनोनिमस विंडो। ये तो आपने क्लास बनाई है, ये आप क्लास बना के तो आप चेक करोगे अपना फ्लो चल रहा है नहीं चल रहा है। बट जो एनोनिमस विंडो है ना, यहाँ पे आप छोटा फ्लो फिर एक पार्ट ऑफ द कोड, अगर आपको सिर्फ टेस्ट करना है, सिर्फ देखना है कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल के देख सकते हो। यहाँ पे मस्त ये एक क्लास डाल दो, उसके अंदर अपना डीबग स्टेटमेंट डाल दो और वो आप चेक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब आप छोटे कोड के बेसिक चीज़ें और ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसको अब जैसे आपने बहुत बड़ा कोड लिखा है इसके अंदर, आपको सिर्फ थोड़ा ही पार्ट टेस्ट करना है, तो आप हाईलाइट कर दो उसको और क्लिक ऑन एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, तो आपका वो हाईलाइटेड वाला कुछ जो कोड है ना वो चल जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी आता है कि वो एनोनिमस विंडो में चला है। देखो एग्जीक्यूट एनोनिमस, तो कंट्रोल E प्रेस करना होती है, आपकी एनोनिमस विंडो खुल जाती है। ये आप एनोनिमस पे चेक कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ अपना लिस्ट बनाई है, मैंने कोई क्लास का नाम वगैरह कुछ भी डिफाइन नहीं किया। तो ये जो सारी चीज़ें होती है तो हम एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। बट अगर मैंने लिस्ट बना के उसका डीबग लगा के मैंने सीधे अपना लॉजिक लिखा है यहाँ पे, तो मुझे अपना सिर्फ लॉजिक चेक करना है ना फटाफट, तो मैं एनोनिमस विंडो पे चेक कर सकती हूँ। एग्जीक्यूट पूरा कर लो या फिर एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, जितना चेक करना उतना करो। समझ में आया इतना? थोड़ा सा कोडिंग का बेसिक है ये, इतना आई थिंक ओवरवेलमिंग